हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नॉक नॉक AR एजुकेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा की PYQ सीरीज और ये है पार्ट नंबर 4। तो अगर आपने इससे पहले वाली सीरीज नहीं देखी हुई है, इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हुए हैं, तो जाके उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको सब कुछ सारे जितने भी हम लोग PYQ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो जैम के हो, चाहे वो नेट के या फिर गेट एग्जामिनेशन के, हम लोग यहाँ पे सभी PYQs वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा के ऊपर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, क्योंकि अब आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर इस चैनल पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी आपको यहाँ पे लेक्चर सीरीज अवेलेबल होने वाली है। तो शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, लेट M इज दिस मैट्रिक्स एंड X आपके पास यहाँ पे कॉलम वेक्टर दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है कि इस की लिमिट अपने पास क्या आने वाली, राइट। तो अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें कि अपने पास यहाँ पर गिवन क्या है, पहले उसको देखते हैं एंड देन शुरुआत करते हैं फिर। तो सॉल्यूशन पे हम लोग आए। यहाँ पर अपने पास जो M मैट्रिक्स गिवन है वो है क्या, 1/2, 1/4, 0, 1, राइट। अपने को M की पावर n, मतलब M को हमें n टाइम ऑपरेट करना है। तो भाई मैंने यहाँ पे M को 2 टाइम जब मैंने ऑपरेट किया तो मेरे पास देखते हैं क्या मिल रहा है, 1/2, 1/4, 0, 1, राइट। सो दिस वन इज 1/2 का होल स्क्वायर, राइट, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। और ये अपने पास क्या हो गया, दिस इज 1/8 प्लस 1/4, सो विच इज 1 plus 2/8, so 3/8, right, and this one is 0 and this one is 1, right। this is M square। अगर हम लोग यहाँ पर M क्यूब निकालते हैं तो M क्यूब अपने पास क्या आएगा, यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर, 3/8, 0, 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 1/2, 1/4, 0, 1, ठीक है। तो अपने पास क्या यहाँ पर आ गया, M क्यूब, M 1/2 की पावर 3, और ये अपने पास कितना आएगा यहाँ पे इस केस में 1/4, 1/4 इसके मल्टीप्लाई तो 1/16 हो गया यहाँ पर, प्लस 3/8। सो इस केस में कितना आ गया अपने पास, 1 प्लस 7, तो 7/16, एंड दिस वन इज 0, दिस वन इज 1, राइट। तो दिस वन इज M क्यूब। तो देखिए अपने पास M स्क्वायर आ गया, ये M क्यूब आ गया ये। तो अगर हम लोग इसी तरह हम यहाँ पे ट्रेंड देखते हैं तो अपने पास जो M की पावर n आएगा वो कुछ कैसा आएगा, कैसा दिखेगा अपने पास, देखो जब अपने पास पावर यहाँ पे 2 है तो 1 की पावर 1/2 का 2 हो रहा है। बाकी एज इट इज में कोई मतलब और अदर एंट्रीज में कुछ चेंज नहीं हो रहा है सिवाय इस एंट्री को छोड़कर, ठीक है। तो अपन लोग इस वाली एंट्रीज को भी लोग छोड़ देते हैं। बाकी ये जो 3 एंट्रीज है जरा इस पे काम करते हैं। तो M की पावर n अपने पास क्या आएगा यहाँ पर, 1/2 की पावर n। देखिए कैसे, जब अपने पास पावर 2 है तो यहाँ पावर 2 आ रही है, जब 3 है तो यहाँ पावर 3 आ रही है। सिमिलरली जब यहाँ पे n होगी तो यहाँ पावर n आ जाएगी। एंड ये जो अदर एंट्री है वो अपने पास क्या आ गई, 0 एंड 1, राइट। अब देखते हैं अपने पास ये वाली एंट्रीज क्या लिखी है। देखो यहाँ अपने पास क्या लिखा हुआ है, 1/4, 1/4 इस वाली एंट्री बात कर रहा हूँ। और ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, दिस इज 3/8, दिस इज 7/16 एंड सो ऑन। मतलब अगर आप देख पा रहे हो कि अगर हम यहाँ पर कुछ इसको ऐसे लिखें, 2 की पावर 1-1/4, या फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कर दीजिए 1 + 1, ठीक है। और ये लिखा है 2 की पावर 2-1/2 की पावर, ये 2 आ गया तो 2 + 1। और ये लिखा है 2 की पावर 3-1 अपॉन दिस वन इज 3 + 1 एंड सो ऑन। तो बताइए हमारे पास यहाँ से एन टर्म मिल जाएगा इस केस में। तो ये अपने पास कुछ और नहीं, वो क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n+1, राइट। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mn, अपने पास क्या आएगा यहाँ पर, ये क्या आएगा 1/2 टेंड करेगा 0 पर। और ये वाला पार्ट अपने पास कहाँ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 की पावर n-1, 2 × 2 की पावर n, तो 1/2 बाहर आ गया,
टू की पावर n अपॉन 2 पर n, तो ये तो 1 हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, राइट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और जैसे हम लोग यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो दिस पार्ट गोज टू 0, सो अपने पास इसकी लिमिट कितनी आ गई, मेरे पास 1 अपॉन 2, सो दिस वन इज 1 अपॉन 2 एंड दिस इज 0, दिस इज 1। अब अपने को फाइंड करना था क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी m की पावर n x, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई है 0, 1 अपॉन 2, 0, 1, और x अपने पास जो वेक्टर गिवन है वो क्या गिवन है अपने पास 3 एंड 4, राइट, सो 3 एंड 4, तो अपने पास जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, this one is 0 plus 4 upon 2 is 2, this is 4, तो अपने पास क्या आ गया 2 एंड 4, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपने पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो इसकी जो लिमिट अपने पास आ रही है वो क्या आ रही है, ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो होपफुली ये सबको क्लियर हो गया वो यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास दे रखा है कुछ ये, लेट m बी अ 4/3 रियल मैट्रिक्स, राइट, m अपने पास क्या है, कोई भी 4/3 रियल मैट्रिक्स है। सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं हम लोग, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं, राइट। तो m अपने पास यहाँ पे गिवन है 4/3 की मैट्रिक्स Mij, विच इज 4/3 मैट्रिक्स जो कि रियल मैट्रिक्स है, एंड लेट E1, E2, E3 बी द स्टैंडर्ड बेसिस। तो अपने पास यहाँ पे गिवन है जो ये वाला जो सेट है वो अपने पास क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड बेसिस किसकी, R3 की। तो पूछा गया है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट या कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ठीक है, इज ट्रू, तो ये बताना है अपने को। चलिए तो इसको ऐसा करते हैं हम लोग, थोड़ा काउंटर से लेके चलते हैं तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। इफ रैंक ऑफ m is 1, if rank of m is 1 then me1 me2 is a linearly independent set। अब देखो E1 E2 E3 अपने पास दे रखी है क्या, ये स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3, और आप सभी को पता है कि स्टैंडर्ड बेसिस अपने पास क्या होती है R3 की, वो कुछ ये होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट, सो दिस इज योर स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3। चलो ठीक है, जरा इसका हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो अपने पास यहां पर क्या आ गया इस केस में, ये गिवन है, तो अपन लोग ऑप्शन ए लेते हैं। ऑप्शन ए में गिवन है अपने पास कि जो रैंक ऑफ एम है वो अपने पास क्या गिवन है इस केस में 1, राइट, रैंक ऑफ एम इज 1, देन हमें ये दिखाना है, देन इट इम्प्लाइज दैट me1 me2 इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। हमें ये दिखाना है कि भैया ये अपने पास क्या होगा, ये एक एलआई सेट फॉर्म करेगा। चलिए अगर हम लोग एम मैट्रिक्स पिक करते हैं 4/3 की, कुछ इस टाइप की 1 0 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 0, ये अपने पास 4/3 की मैट्रिक्स है, और E1 E2 अपने पास स्टैंडर्ड बेसिस आ रहे हैं। तो बताइए इस केस में me1 अपने पास क्या आएगा, me1 मतलब जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग 1 0 0 से, तो अपने पास क्या आएगा, दिस वेक्टर इज 1 0 0, राइट, 1 और 0 0 0, राइट, तो अपने पास ये मिला me1, और अगर हम लोग यहाँ पे me2 निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा 0 0 0 0। अब आपको ये अच्छे से पता है कोई भी वेक्टर अगर जीरो वेक्टर को कंटेन कर रहा है तो वो अपने पास हमेशा एलडी सेट होता है। तो बताइए यहाँ पे इस केस में जो me1 me2 जो ये हो गया वो एक एलडी सेट फॉर्म कर गया, क्योंकि यहाँ पे जीरो वेक्टर सेट के अंदर आ रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं इस वेक्टर के। तो अपने पास ये क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट सेट, राइट। तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए तो गलत दे रखा है। अब जरा बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी के लिए। ऑप्शन नंबर भाई बी में क्या बोला गया है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में अपने पास दे रखा है कि अगर रैंक ऑफ एम 2 है, इफ रैंक ऑफ एम इज 2 देन इट इंप्लाइज दैट me1 me2 इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, देन इट इंप्लाइज दैट me1 me2
इज अ एल सेट, राइट। अपने पास ये गिवन है। गिवन क्या है कि रैंक ऑफ एम इज 2। तो भाई अगर हम लोग यहाँ पर एम मैट्रिक्स ये एज्यूम कर लें कुछ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0, इस मैट्रिक्स की रैंक अपने पास 2 है इस केस में। और अगर हम लोग यहाँ पे इवन एम इवन निकालते हैं तो बताइए अपने पास क्या आएगा वेक्टर, ये वही 1 0 0 0 वेक्टर आएगा। और एम ई 2 निकालेंगे तो बताइए अपने पास दोबारा से 0 0 आ जाएगा इस केस में, यस और नो। क्लियर हो गया। दिस इज 4/3 एंड 3/1, तो अपने पास 4/1 का वेक्टर मिलेगा जो कि अपने पास ये लिखा हुआ है। तो अगेन ये अपने पास क्या फॉर्म कर गया यहाँ पे, एलडी सेट, क्योंकि इस सेट के अंदर 0 वेक्टर आ चुका है। एम ई1 एम ई2, याद रखना E1 एंड E2 अपने पास स्टैंडर्ड बेसिस से आ रहे हैं। E1 अपने पास क्या होता है 1 0 0, E2 अपने पास क्या है 0 1 0, तो वैसे ही हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करानी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी देखें, ऑप्शन नंबर सी, वो अपने पास क्या बोलता है, ऑप्शन नंबर सी में बोला है कि अगर रैंक ऑफ M2 होता है देन ME1 ME3 इज अ एलआई सेट। आपने यहाँ पे ये 1 फिक्स किया ना, आप ऐसा करिए आपके पास मैट्रिक्स ले लीजिए अब ये वाली, बताइए इस मैट्रिक्स की रैंक अपने पास 2 हो गई, रैंक ऑफ M इज 2। अब आपको यहां से क्या दिखाना है कि ME1 ME3, राइट, ये अपने पास एलआई सेट है जैसा कि वो क्लेम कर रहा है। बट आप जब यहां पे निकालोगे ME1 ME3 तो आपके पास क्या आएगा 1 0 0 0 0 0 अगेन, तो जो कि अपने पास यहाँ पे क्या हो गया अगेन ये एलडी सेट। कैसे आ रहा है वो अपने पास रीजन ये है, जैसे ही आप एम मैट्रिक्स आपके पास गिवन है जो आप यहाँ पे लेके चल रहे हो, इवन आप स्टैंडर्ड बेसिस ले रहे हो, दोनों का मल्टीप्लाई कराओ आपके पास एक रो वेक्टर मिलेगा। तो वो आप रो वेक्टर बेसिकली एक सेट में लेके देख रहे हो कि वो अपने पास जो सेट बन रहा है ME1 ME2 का या फिर ME1 ME3 का, वो अपने पास एलआई सेट है या एलडी सेट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन नंबर सी भी गलत, तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत। अब देखो अगर रैंक ऑफ एम अपने पास 3 हो जाती है तो इस केस में बोला गया देन ME1 ME3 इज अ एलआई सेट, इसने ये बोल दिया, ठीक है। अब जरा ये बताइए कि अपने पास मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स दे रखी है वो 4/3 की है, इस मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक अपने पास क्या हो सकती है, रैंक ऑफ एम मैक्सिमम रैंक इज 3, और इसने बोल दिया भैया इसकी रैंक अपने पास 3 हो गई यहां पर। तो बताइए अपने पास इस केस में क्या होगा, हमें यहाँ पे हर एक रो में यहाँ पर एक एलिमेंट मिलेगा, ये तीनों कॉलम ऐसे फिल हो जाएंगे इस केस में। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पे 3 एलआई कॉलम लिखे हुए हैं, 3 एलआई कॉलम। तो चाहे आप ME1 से करो, चाहे ME3 या फिर ME2 हो या फिर ME1 ME2 ME3, कुछ भी यहाँ पे सेट लिखा हो, ये हमेशा अपने पास एक एलआई सेट फॉर्म करेगा, ठीक है। सो दिस वन इज एलआई सेट, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। बाकी भाई किसी को कोई भी डाउट हो तो आप सभी लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर कमेंट बॉक्स में वहां पे दिक्कत आ रही है पूछने में, देन डेफिनेटली आप मुझे टेलीग्राम पे IIT जैम गणित, IIT जैम गणित, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हो। और इस चैनल के नोटिफिकेशन के लिए, लेटेस्ट लेक्चर्स के लिए आप नॉक नॉक AR एजुकेशन आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर, ठीक है, नॉक नॉक AR एजुकेशन। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया अपने पास कि जो भाई M है अपने पास, सॉल्यूशन देखते हैं यहां पर इसका, बोला गया अपने पास लेट M बी n by n matrices with real entries such that M cube is identity matrix, ठीक है। तो यहां पर गिवन क्या अपने पास, गिवन है कि जो M है वो अपने पास n by n की मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके पास जो एंट्रीज आ रही हैं वो कहां से बिलोंग हो रही हैं, रियल वैल्यूज से, रियल सेट से। और अपने पास एक चीज और गिवन है कि M को अगर हम 3 टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं तो अपने पास क्या मिल रही है यहाँ पे इस केस में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है।
सपोज दैट एम वी इज नॉट इक्वल टू वी, तो इसने यहां पे अज्यूम किया सपोज एम वी इज नॉट इक्वल टू वी for any non-zero vector v, for any non-zero vector v, then which of the following statement is are true? M has real eigenvalue, m plus m inverse has real eigenvalues, n is divisible by 2 और n is divisible by 3, right? तो अपने पास यहां पर ओके तो देखते हैं अपने पास तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। ठीक है, अब बताइए आपके पास यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या है, एम क्यूब इज इक्वल टू वाई। इसको जरा थोड़ा सा हम लोग देखते हैं पहले स्टार्टिंग में। अपने पास गिवन है एम क्यूब इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो अपने पास ये क्या लिखा हुआ है, एम माइनस आई एम स्क्वायर प्लस आई इज जीरो, दिस इज नल मैट्रिक्स। अब देखो यार m की वैल्यू 1 जो होगा ना, यहाँ पे 1 जो होगा वो आइगन वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि 1 इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ m, आइगन वैल्यू ऑफ m, बिकॉज रीजन क्या है इसका, क्योंकि यहां पे दे रखा है कि एम वी इज नॉट इक्वल टू वी फॉर एनी नॉन जीरो वी। ठीक है, और ये अपने पास अगर आपको कंडीशन याद आ रही है तो किसकी होती है, आइगन वैल्यू की होती है। मतलब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो मतलब m के पास आइगन वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, इतना कंफर्म हो गया। ठीक है, तो m माइनस आई दिस, तो अपने पास m इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तो कंफर्म हो गया m अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल तो नहीं है हुआ। ठीक, तो बचा अपने पास क्या, वो बचा ये इंप्लाई करेगा कि एम स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी इज जीरो। अगर हम एम इनवर्स को ऑपरेट करते हैं तो ये अपने पास क्या आएगा, ये एम, दिस इज आई प्लस एम इनवर्स इज इक्वल टू जीरो। तो बताइए आपके पास इस केस में क्या गया, एम प्लस एम इनवर्स इज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यस और नो। एम प्लस एम इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आपको पता है कि इसके पास हमेशा रियल आइगन वैल्यूज ही आएंगी, ये बात आप मानते हो सभी लोग। ठीक है, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आप देखिए ध्यान से, आपसे पूछा गया था कि m प्लस एम इनवर्स हैज रियल आइगन वैल्यूज, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, यस डेफिनेटली m प्लस एम इनवर्स के पास सभी के सभी आइगन वैल्यू कैसे होंगी, रियल आइगन वैल्यू होगी। सो ऑप्शन नंबर बी तो सही है। ऑब्वियस सी बात है m के पास रियल आइगन वैल्यूज नहीं होंगी, क्योंकि उसके पास दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, क्योंकि आपके पास जब आप यहां से एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल निकालोगे तो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल अपने पास क्या बनेगा, p ऑफ x अपने पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब बताइए कि अपने पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं दो कॉम्प्लेक्स रूट विच इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर विच इज कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और ये हमेशा जब भी आएंगे वो पेयर वाइज ही आएंगे, m कैन नॉट बी वन, जो अपने पास आइगन वैल्यू ऑफ m है वो अपने पास इस केस में 1 नहीं हो सकती। तो बताइए यहाँ पे जो भी रूट्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स में आएंगे, और कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा आकर होंगे किसमें, पेयर वाइज। और आपको पता है जितनी आइगन वैल्यूज होती हैं m मैट्रिक्स के पास उतना ही उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास आइगन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास ऑर्डर क्या है, इन शॉर्ट आपके पास कितनी आइगन वैल्यूज आ रही हैं, 2 आइगन वैल्यूज आ रही हैं, और अगर आप एक्सपेंड करोगे तो आपके पास जो भी होगा वो ऑर्डर डिविजिबल होगा 2 से, क्योंकि हमेशा आपके पास इवन ऑर्डर में आपके पास यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, इट मींस दैट कि वहां पर हमारे पास दो पेयर आएंगे। अगर कॉम्प्लेक्स जब भी अकर होता है तो हमेशा एक तो रूट आएगा कॉम्प्लेक्स रूट जो आता है, एंड उसका सेकेंड रूट क्या होगा, उसी रूट का कॉन्जुगेट होगा। सो यहाँ पर जो m जो होगा ना, जो ये n होगा, जो m मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो डिविजिबल बाई होगा किससे, 2 से। तो इसीलिए m के पास रियल आइगन वैल्यूज नहीं है, एंड ऑप्शन नंबर डी इज गलत। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अपने पास क्या है, बी एंड सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास दे रखा है, इफ x and y are n by n matrices with real entries then which of the following is are false।
ओके, सो ऑप्शन नंबर ए अपने पास दे रखा है, इफ P इनवर्स XP इज डायगोनल फॉर सम रियल इनवर्टिबल मैट्रिक्स P, देन देयर एग्जिस्ट अ बेसिस ऑफ Rn कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ X। ठीक है, जरा देखते हैं ऑप्शन नंबर ए के अपने पास कह रहा है। अगर हम सॉल्यूशन की तरफ देखें ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है कि अगर P इनवर्स XP एक डायगोनल मैट्रिक्स देती है फॉर सम रियल इनवर्टिबल मैट्रिक्स P, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि ऐसी अपने पास एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है P जो कि इनवर्टिबल है, देन देयर एग्जिस्ट अ बेसिस ऑफ Rn कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ X। अगर आपको ये डेफिनेशन याद आ रही है तो बताइए, यहां से हम लोग ये इंप्लाई करते हैं कि जो ये X मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल होगी, यस और नो? और अगर X डायगोनलाइजेबल हो गई तो इस केस में जितने भी वेक्टर्स होंगे, जितने भी आइगन वेक्टर्स होंगे इस X के, वो सभी के सभी बेसिस फॉर्म करेंगे, क्योंकि आपके पास जो अल्टीमेट जो P मैट्रिक्स बनती है वो Li कॉलम C होते हैं अपने पास, जो अपने पास आइगन वेक्टर्स निकलते हैं, याद आ रहा है? ठीक है, सो अपने पास ये बेसिक डेफिनेशन ही यहाँ पे दे रखी है कि उसने गिवन है कि P इनवर्स XP इज अ डायगोनल मैट्रिक्स फॉर सम रियल इनवर्टिबल मैट्रिक्स P। जो ये P मैट्रिक्स कुछ और नहीं, वो अपने पास आइगन वेक्टर्स की ही मैट्रिक्स बनी हुई है। ठीक है, अगर हमारे पास P मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है और P इनवर्स XP अपने पास अगर डायगोनल मैट्रिक्स दे देगी, तो हम लोग डायरेक्टली वहां से क्लेम कर देंगे कि जो X है वो कुछ और नहीं, वो डायगोनलाइजेबल होगा। इस केस में अपने पास जो आइगन वेक्टर्स होंगे X के, वो सभी के सभी बेसिस फॉर्म करेंगे Rn के। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए अपने पास सही दे रखा है। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी की तरफ। ऑप्शन नंबर बी अपने पास बोला गया है, ऑप्शन नंबर बी अपने पास गिवन है, लेट वेट, तो जरा इसको फटाफट से जरा कट करते हैं यहाँ से, ताकि अपने को सब चीज क्लियर दिख जाए। ओके, गुड। तो बताइए अपने पास यहाँ पे गिवन है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में गिवन है कि अगर x डायगोनल होता है विद डिस्टिंक्ट डायगोनल एंट्रीज एंड एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, देन वाई इज ऑल्सो डायगोनल। इसने ऐसा क्लेम किया है कि अगर x इज डायगोनल, तो हमने भाई यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि x अपने पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है A0 0 B, मैंने यहाँ पे ले ली मैट्रिक्स, जहां पर A जो है वो नॉट इक्वल टू B है, क्योंकि यहाँ पे बोला है डिस्टिंक्ट डायगोनल एंट्रीज, दोनों ही डायगोनल एंट्रीज अलग अलग होनी चाहिए। तो इस केस में बोला है कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, देन वाई इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसा करते हैं ना, इसको जनरल देख लेते हैं। तो अगर हम लोग एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स दिखाना, तो भैया मैंने यहाँ पे जनरल मैट्रिक्स ले ली, दिस इज A0 0 B एंड दिस इज A1 B1 A2 B2 is equal to A1 B1 A2 B2 A0 0 B, राइट। अगर हम यहाँ पे A1 B1 A2 B2 वैल्यू निकाल लेते हैं, और अगर अपने पास ये एक डायगोनल मैट्रिक्स आती है, तो हम लोग बोल देंगे भैया ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपने पास यहाँ पे क्या आएगा इस केस में, दिस इज A1, दिस इज B1, दिस इज A2, this is B2, right? And this part is A1, this is B1, this is A2 and this is B2, right? और अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स को, क्योंकि ऑब्वियस अगर ये दो मैट्रिक्स अपने पास इक्वल है, तो यहाँ पे ये एलिमेंट वाइज भी इक्वल होंगी, तो A1 इज इक्वल टू A1, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपने पास इम्प्लाई होना चाहिए कि AB1 इज इक्वल टू B1। इसका मतलब क्या है कि A माइनस B ऑफ B1 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि A नॉट इक्वल टू B, तो ये यहाँ पे A माइनस B तो 0 होगा नहीं, तो यहाँ पे इम्प्लाई करेगा इस केस में कि जो B1 होगा वो अपने पास 0 होना चाहिए यहाँ पर, राइट। B1 इज 0। सिमिलरली आप यहाँ पे कहोगे BA2 इज इक्वल टू AA2। इसका मतलब क्या है कि B माइनस A
ऑफ A2 इज 0, तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ कि A2 इज 0। और अगर हम लोग वाई मैट्रिक्स हमने अज्यूम की थी, वो हमने अज्यूम की थी ये, तो बताइए इस केस में जो वाई मैट्रिक्स अपने पास आ गई, A1 की वैल्यू A1 ही है, B1 की वैल्यू आई है 0, A2 की वैल्यू आ गई 0 एंड B2 की वैल्यू भी B2 है। इसका मतलब क्या है, जो वाई मैट्रिक्स होगी वो हमेशा अपने पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगी अगर ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो। सो ऑप्शन नंबर बी अपने पास है, वो क्या दे रखा है यहाँ पर, सही दे रखा है, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे सही है। अब जरा बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर सी अपने पास सही है या नहीं, देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में अपने पास बोला गया है कि अगर एक्स स्क्वायर डायगोनल है तो एक्स भी डायगोनल होगा, ऐसा बोला गया, क्लेम किया गया कि अगर एक्स स्क्वायर डायगोनल है देन एक्स इज डायगोनल। अरे भाई क्या ये बात सही है क्या? अगर एक्स स्क्वायर डायगोनल है तो एक्स स्क्वायर, तो अगर एक्स स्क्वायर डायगोनल है तो अपने पास एक्स भी डायगोनल है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं, अज्यूम कर लें यहाँ पर, लेट एक्स इज 0 1 1 0। अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर फाइंड करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, 0 1 1 0, 0 1 1 0, राइट, बात सही है। और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास कितना आएगा यहाँ पे, दिस वन इज 1, दिस वन इज 0, दिस वन इज 0, दिस वन इज 1। तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर अपने पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गई। क्या एक्स अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स है, बताइए, नहीं है। सो ऑप्शन नंबर जो सी है अपने पास वो क्या है, इस केस में गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी अपने पास क्या हो गया यहाँ पर, गलत। अब जरा बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की तरफ। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला गया कि अगर एक्स डायगोनल है, अगर एक्स डायगोनल है, इसको लिखते हैं ऑप्शन नंबर डी के लिए, इफ एक्स इज डायगोनल। देखो हर एक ऑप्शन को बता रहा हूं कैसे कैसे करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एंड एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल वाई, और अपने पास ये कंडीशन होल्ड हो रही है सभी वाई के लिए, दिस कंडीशन होल्ड्स फॉर ऑल वाई। देन एक्स इज इक्वल टू लैम्डा आई फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू आर। तो इसने क्या बोला है कि तो ये क्लेम करेगा भाई कि एक्स इज इक्वल टू लैम्डा वाई, और नॉट नॉट दिस वन, दिस एक्स नॉट, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा आई फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू आर, फॉर सम। डेफिनेटली अपने पास एक लैम्डा ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड होगी, अगर ये यहां पे ऊपर वाली होल्ड हो रही है तो, ठीक है। तो वही चीज, अगर एक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, एक्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो इस केस में वाई यहां पर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो वाई आप अज्यूम कर लीजिए कुछ भी। तो एक्स आपने यहाँ पे मैट्रिक्स ले ली A0 0 भी, ठीक है, और वाई आपने यहाँ पे अज्यूम कर लिया A1 B1 C1 D1। तो यहाँ पे अपने पास ये वाली कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। तो इस केस में अपने पास A1, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो A1 AB1 BC1 BD1 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो अगेन A1, इसकी मल्टीप्लाई इससे BB1, इसकी मल्टीप्लाई इससे 0, और इसकी मल्टीप्लाई इससे सो BD1। हाँ एक मिनट, कुछ गलती हो गई क्या, इसकी मल्टीप्लाई इससे सो A1 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे सो BB1, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो यहां पर आएगा AC1, ठीक है, यहां पर आएगा AC1। तो बताइए ये दोनों अपने पास इक्वल होगा हर एक वाई के लिए, ठीक है, ये तो बोला यहाँ पे। तो भैया देखते हैं अब यहां पर x जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अपने पास ये केस आ गया, और ये दोनों एंट्रीज हमेशा अपने पास इक्वल रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा बात करते हैं कि ये क्या AB1 BC1 क्या इसके इक्वल हो रहा है। तो अपने पास यहाँ पे दो कंडीशन निकल के सामने आई है, AB1 इज इक्वल टू BB1, AB1 इज इक्वल टू BB1, पहला केस। तो यहां से अपने पास क्या इंप्लाई होगा कि A माइनस बी ऑफ B1 इज 0। देखो यहां से आप ये बोल सकते हो कि इफ
A is not equal to B, then definitely B1 is 0. If A is equal to B, then B1 may or may not be 0. बात सही है, may or may not be 0. ए तो होगा. अगर A इक्वल टू B हो जाता तो अपने पास इस केस में ये होने वाला है. और अपने पास लास्ट केस दे रखा है यहाँ पे BC1 इज इक्वल टू AC1. BC1 इज इक्वल टू AC1, तो यहां से अपने पास क्या गया, B माइनस A ऑफ C1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे सेम वही केस, इफ B इज नॉट इक्वल टू A, तो ये इंप्लाई करेगा C1 इज इक्वल टू 0. और अगर B इज इक्वल टू A हो जाएगा तो इस केस में C1 मे बी 0 और C1 नॉन 0. दोनों केस पॉसिबल है, राइट. तो देखो इस केस में अपने पास जो Y मैट्रिक्स निकल के आ रही है उसको देखिए, क्योंकि सॉरी जो अपने पास X मैट्रिक्स है, क्योंकि X अपने पास क्या है इस केस में, यहां पर बताइए, जो X मैट्रिक्स है वो अपने पास ये है. और इसने बोला कि X जो होगा वो लैम्डा टाइम्स सम आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा. तो X मैट्रिक्स हमने क्या ली है, A0 0 B. A नॉट इक्वल टू B पर अपने पास B1 की वैल्यू क्या आ रही है इस केस में, 0 आ रही है. ठीक है, तो इस केस में देखो भाई Y पे हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट. तो B1 यहाँ पे 0, तो अपने पास एज इट इज ये चीज हम लोग यहाँ पर उस केस में यहाँ पे हमेशा कम्प्यूट करेंगे, क्योंकि इस केस में कोई अगर आप लोग A नॉट इक्वल टू B लोगे तो यहाँ पर हमेशा ये दोनों कम्प्यूट करेंगे तो आपके पास हर एक Y के लिए डन. तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर A इज नॉट इक्वल टू Y लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि B1 हमारे पास हमेशा क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा इस केस में. मतलब Y के पास पॉसिबिलिटी क्या रहेगी इस केस में, A1 0 D1 0, A1 0 0 D1. सिंपल सी बात है ना, इफ A इज नॉट इक्वल टू B. अपने पास केस ये भी तो आ रहा है, इफ A इज इक्वल टू B. अगर A इक्वल टू B हो गया, समझ में आ रहा है, अगर A इक्वल टू B अपने पास यहां पर हो गया, ठीक है. अब देखिए ध्यान से सुनिए, Y के ऊपर हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, समझ रहे हो. Y हमारे पास कोई भी Y है, फॉर ऑल Y के लिए अपने पास ये कंडीशन जो है यहां पर, ये वाली जो कंडीशन है वो होल्ड हो रही है. फॉर ऑल Y के लिए अपने पास ये कंडीशन होल्ड हो रही है. रिस्ट्रिक्शन कहां लगाई जा रही है, अपने पास रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है इस X मैट्रिक्स के ऊपर. तो यहां पर अपने पास क्या इंप्लाई होगा इस केस में कि A इज इक्वल टू B. सो फॉर दैट केस that implies that A is equal to B, so which is implies that X is A00A, which is equal to A times identity matrix. और उसने यहीं पे बोला था कि X जो होगा वो A times identity. तो देखिए यहाँ पे जो A है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से. डेफिनेटली आपके पास एक लैम्डा यहाँ पर X एग्जिस्ट करेगा जो बिलोंग करेगा रियल वैल्यू से. ठीक है, सो इसके डी ऑप्शन भी सही है यहाँ पर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन नंबर डी. ठीक, चलिए अब जरा बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने पास बोलता है ये, सपोज अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, अपने पास यहाँ पर गिवन क्या है पहले उसको लिख लेते हैं सही तरीके से. अपने पास सिस्टम क्या गिवन है, तो अपने पास यहाँ पे ये सिस्टम कुछ गिवन है, इसको मैं फटाफट से कॉपी कर लेता हूँ. ओके डन. तो अपने पास ये सिस्टम यहाँ पर आ चुका है. अब इसने बोला क्या गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, इफ दिस सिस्टम हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन. अब यहाँ पे इसने बोल दिया कि इस सिस्टम के पास हमारे पास एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो है, मतलब इसके पास यूनिक सॉल्यूशन भी पॉसिबिलिटी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी पॉसिबिलिटी, मतलब इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन आ रहा है. सिंपल सी बात. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू. तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी. तो आपको जैसे पता है कि ये हमारे पास एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम दे रखा है, और नॉन होमोजेनियस में सिस्टम के पास सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाए रैंक ऑफ ए बी के. बस आपको इस कंडीशन को बस खाली माइंड में रखना है, यहाँ पे अपने आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. कैसे, चलिए देखते हैं. तो आपके पास जब आप यहाँ पे मैट्रिक्स बनाओगे तो आपके पास क्या बनेगी, यहाँ पर
1 1 1 अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 1 अल्फा बीटा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। अपने पास क्या आएगा 1 1 1 अल्फा 1 माइनस 1 इज 0, दिस इज बीटा माइनस 1, दिस इज 1 माइनस 1 इज 0, दिस इज गामा माइनस अल्फा, दिस इज 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अपने पास सिस्टम का आ गया ये। अब देखो इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन है, इसने बोल दिया भाई सिस्टम के पास सॉल्यूशन है, कुछ गलती तो नहीं हो रही है। 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, अल्फा माइनस 1 एंड दिस इज राइट। तो अपने पास यहां पर ये पहुंच गए। ठीक है, तो अब अपने पास ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है कि अगर अल्फा की वैल्यू 1 होती तो देन गामा की वैल्यू 1 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 देन गामा की वैल्यू 1 होगी, तभी यहां पे सिस्टम की वैल्यू, तभी यहां पे सिस्टम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हम लोग अल्फा की वैल्यू 1 रखते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 रख दी सिस्टम में, तो अपने पास क्या है 1 1 1 1 0 बीटा माइनस 1 0 गामा माइनस 1 0 0 0 और बीटा माइनस 1। तो बताइए क्या इस केस में कोई गारंटी है कि यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? मान लो भाई बीटा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 हो गई, क्योंकि यहाँ पे बीटा पे तो कोई कंडीशन नहीं है। अगर बीटा 1 नहीं हुआ तो इस केस में यहां पर आ गया नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है अपने पास यहां पर इस केस में एक मिनट, अपने पास अगर इस सिस्टम के पास अगर मैं सॉल्यूशन दिखाना है, अच्छा सॉल्यूशन दिखाना है हमें, ओके 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 ओके, हमें यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाना है कि सिस्टम के पास सॉल्यूशन है। इसने क्या बोला था? क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन इफ दिस सिस्टम हैज एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, इसके पास सॉल्यूशन है, मुझे ये दिखाना है। तो बताइए अगर इसके पास सॉल्यूशन कब होगा? जब अपने पास ये बीटा माइनस 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या होगी इस केस में 1 हो जाएगी यहाँ पर। समझ में आया? तभी इसके पास सॉल्यूशन आएगा। तो अपने पास यहाँ पे क्या गया 1 1 1 1 0 0 0 गामा माइनस 1 0 0 0 0। if alpha is 1 then it implies that gamma is equal to 1। डेफिनेटली अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो रही है तो अपने पास जब तक यहाँ पे गामा की वैल्यू 1 नहीं होगी तब तक अपने पास इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर ये चीज सही हो जाएगी। मतलब अपने पास जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वो सही है कि हमने क्या लेके चले थे यहाँ पे, पहले सबसे पहले हमने यहाँ पे सिस्टम को सॉल्व किया। सिस्टम को सॉल्व करने के बाद फिर हमने यहाँ से कंडीशंस निकाली कि अपने पास कौन सी कंडीशन डिपेंड कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया भैया यहाँ पर अपने पास इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा। तो बताइए यहाँ पर इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन कब आएगा? कब आएगा? जब ये गामा की वैल्यू भी यहाँ पे क्या दे देगा 1। तो हम लोग लेके चले कि अगर अल्फा की वैल्यू 1 है तो यहाँ से गामा की वैल्यू 1 भी इंप्लाई होगी। तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही दे रखा है। ऑप्शन बी में अपने पास क्या गिवन है कि अगर बीटा की वैल्यू 1 है देन गामा की वैल्यू अल्फा होगी। चलिए, तो इसके लिए हम लोग इस सिस्टम के यहाँ पे हेल्प लेंगे। सो अपने पास जो ये वाली जो मैट्रिक्स आई थी लास्ट वाली उसे लिखते हैं 1 1 1 1 1 1, दिस इज अल्फा 0 बीटा माइनस 1 0 गामा माइनस अल्फा, and this one is 0 0 alpha minus 1 0 0 alpha minus 1 and this one is beta minus alpha, right? beta minus alpha। ठीक, अब इसने क्या बोला कि अगर बीटा की वैल्यू 1 है देन गामा की वैल्यू अल्फा होगी। तो भैया अगर मैंने बीटा की वैल्यू 1 ले ली, मैंने बीटा की वैल्यू 1 ले ली, अज्यूम कर लिया मैंने यहाँ पर 1 1 1 अल्फा 0, बीटा की वैल्यू 1, तो दिस पार्ट इज 0 दिस पार्ट इज 0, गामा माइनस अल्फा, दिस पार्ट इज 0 दिस पार्ट इज 0, अल्फा माइनस 1 1 माइनस अल्फा। अब देखना सुनना, क्योंकि इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन होना चाहिए तो यहाँ पे अल्फा माइनस 1 और 1 माइनस अल्फा दोनों को 0 होना पड़ेगा। मतलब मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी अल्फा की वैल्यू 1, तो अपने पास दोनों 0 हो गया। अगर ये दोनों 0 हो गए तो ये इस केस में गामा की वैल्यू यहाँ पे अल्फा होनी पड़ेगी, यस और नो?
तो यहां से अपने पास एक कंडीशन और आएगी, वो क्या आएगी, गामा इज इक्वल टू अल्फा। तो आप क्या लेके चले थे, बीटा की वैल्यू 1 लेके चले थे, और आपने दिखा दिया गामा की वैल्यू जब तक अल्फा नहीं होगी तब तक इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। डेफिनेटली अपने पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी अपने पास क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। अब ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है कि अगर बीटा की वैल्यू 1 नहीं होती है देन अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी भाई। ठीक है, जरा देखते हैं। बीटा कैन नॉट बी 1, सो फॉर ऑप्शन नंबर सी ये बोला गया है बीटा कैन नॉट बी 1, देन इट implies that अल्फा इज इक्वल टू 1। क्या ये मिल रहा है अपने पास, चेक करते हैं। भाई मान लो मैंने बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 रख ली, बीटा की वैल्यू 1 नहीं है, मैंने यहाँ पे 2 रख लिया मैंने यहाँ पर, तो क्या मिला 1 1 1 अल्फा 0, दिस पार्ट इज 1 0 गामा माइनस अल्फा 0 0 अल्फा माइनस 1, दिस पार्ट इज 2 माइनस बीटा, राइट। अब देखो सुनना ध्यान से, ओ सॉरी 2 माइनस अल्फा। अब फॉर सॉल्यूशन अपने पास अल्फा की वैल्यू 1 एज वेल एज अल्फा की वैल्यू 2। क्या दो वैल्यू पॉसिबल है अल्फा की, अल्फा की वैल्यू 1 भी हो और अल्फा की वैल्यू 2 भी हो? नहीं ना। इसका मतलब कि सॉल्यूशन हमें यहां पे एग्जिस्ट करवाना है, तो भैया यहां पे सिंपल सा बोल दो अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, सिंपल। तो अपने पास यहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। मतलब अगर ये वाला पार्ट अपने पास अगर नॉन जीरो हो गया तो अपने पास रैंक ऑफ ए जो होगा वो रैंक ऑफ ए बी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास 3 पिवोट मिल जाएगा, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट एंड तीसरा पिवोट एलिमेंट। तो अपने पास यहाँ पर अल्फा कैन नॉट बी 1, तो हम लोग यहाँ पे लेके चले बीटा कैन नॉट बी 1, इसके अकॉर्डिंग इंप्लाई करना चाहिए अल्फा इज 1, बट अपने पास क्या रहा है, अल्फा इज नॉट 1। सो ऑप्शन नंबर सी अपने पास जो है वो है गया क्या, गलत। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है क्या भाई, देखते हैं जरा इस चीज को, कि अगर गामा की वैल्यू 1 होती है तो अल्फा की वैल्यू भी 1 होगी भाई। कि इसने बोला है ऑप्शन नंबर डी में कि अगर गामा की वैल्यू 1 है तो ये इंप्लाई करेगा कि अल्फा की वैल्यू भी 1 होगी। चलो भाई मान लेते हैं हमने गामा की वैल्यू 1 मान ली, ये भी खुश रह जाए, है ना। 1 1 1 अल्फा 0 बीटा माइनस 1 0 1 माइनस अल्फा 0 0 अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस अल्फा। अब देखो सुनो, अगर इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन है, अगर इस सिस्टम के पास हम बोल रहे हैं सॉल्यूशन है, तो इस केस में ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसका बहुत रोल रहेगा। और अगर मैं बोल रहा हूं कि मान लिया मैंने, चलो ऐसा करते हैं ना, बेसिक लेके चलते हैं, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी कब होगा? मैंने बोल दिया कि अल्फा इज इक्वल टू 1। अगर अल्फा 1 हो गया तो इस केस में यहां से बीटा की वैल्यू भी 1 होगी, यस और नो, तभी अपने पास सॉल्यूशन आएगा। और अगर बीटा की वैल्यू 1 तो यहां से अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है, वो तो ऑब्वियस है 0 आ रहा है, ठीक है। और ये अपने पास सिस्टम सॉल्यूशन यहाँ पे रख रहा है। आप क्या बोलोगे, सही है, तो कंडीशन सही है। नहीं बाबा, इतने भोले मत बना करो, ये कंडीशन तब दे रखी है कि भैया हर एक केस में अपने पास कंडीशन बन जाए, हर एक केस में हमें यहाँ पे सिस्टम का सॉल्यूशन मिल जाए। बट मान के चलो कि भाई मैंने यहां पर अल्फा की वैल्यू कुछ और ले ली, मैंने यहां पर अल्फा की वैल्यू ले ली 2, या फिर मैंने बीटा की वैल्यू ले ली मैंने अल्फा। इन शॉर्ट अगर बीटा की वैल्यू अल्फा हो गई तो इस केस में अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 1, दिस इज 1 माइनस अल्फा। सो अगर इसके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है ना, तो वही दोबारा केस आ जाएगा यहाँ से। अच्छा ये तो दोबारा केस वहीं से आ रहा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर हम लोग अल्फा की वैल्यू 2 ले लें तो इस केस में क्या सॉल्यूशन नहीं आ रहा है इसके पास क्या, इस केस के लिए कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई? अगर गामा की वैल्यू 1 है, ठीक है, गामा की वैल्यू 1, ठीक, तो वो इंप्लाई करेगा अल्फा की वैल्यू 1 होगी, तभी हमें यहां पर सॉल्यूशन मिलेगा।
क्या ये जरूरी है क्या? अरे क्या ये जरूरी है? भाई मैंने गामा की वैल्यू 1 रखी है, ठीक है, मैंने यहाँ पे मैंने गामा की वैल्यू 1 रख दी, बट मुझे पता है कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2 के लिए भी मिल रहा है, 3 के लिए भी मिल रहा है, 4 के लिए भी मिल रहा है, सॉल्यूशन 5 के लिए भी मिल रहा है, एंड सो ऑन, सभी के लिए अपने पास अल्फा के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो अपने पास ये जरूरी नहीं है इस केस में, ठीक है, तो इसलिए अपने पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत दे रखा है, ठीक है, वो स्टेटमेंट थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रहा है, वो दिया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा लगा कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। सो अपने पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपने पास क्या है, ए एंड बी। तो ये है अपने पास, आज के हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब आपकी बहुत जल्दी आप लोग की लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो जो हमारे साइट से नेटवर्क इश्यू था वो हो चुका है रिसॉल्व, तो मे बी नेक्स्ट वीक से आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर जहां कहीं भी समझ में ना आया करे पूछ लिया करिए कमेंट बॉक्स में, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास वहां पर लिंक्स अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप की, जाके वहां से ज्वाइन कीजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।